यस। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। सर ठीक। अच्छा। और मैं तुम्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये आशीषा पाल है। इसने अभी नीट का 2024 में जो एग्ज़ाम था उसमें 690 मार्क्स स्कोर किए थे। और इसने काफ़ी बेटा, आपको अपना सब्जेक्ट वाइज याद है? किसी में आपके पूरे नंबर भी थे ना? सर केमिस्ट्री में फुल था। केमिस्ट्री में फुल था। वेरी गुड बेटा। बेटा, आप थोड़ा सा अपना जो सफ़र है प्लस स्ट्रेटजी कि कैसे आप नीट की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब डायरेक्टली बच्चों से सुनते हैं जो निकाल चुके हैं तो उनको ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। तो आप यस मुझे सर। बताओ, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पढ़ाई के लिए? सर स्टार्टिंग में जब 11th में आई थी तो वो पता था कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना था, क्योंकि उसी में से पूरा पेपर आ जाता है। मतलब पूरा ही 99% पेपर एनसीईआरटी से आएगा, और जो हम्म 1% है वो भी एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट रहता है। हम्म हम्म और फिर 11th में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला। फिर एक टाइम आया जब मतलब मार्क्स थोड़े घटने लगे, हम्म क्योंकि सब्जेक्ट वैसे जब मतलब आगे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। हम्म प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस और फिर कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर 12th में जब आई, फिर 12th में बोर्ड्स का भी प्रेशर था, लेकिन वो था कि नहीं, नीट पहले निकालना है, फिर बोर्ड्स का तो ऐसे भी हो जाएगा। हम्म हम्म 90% से अबव ही रखना था बोर्ड्स में। तो फिर कंप्लीट फोकस नीट पे ही था। और लास्ट के 3-4 महीने में कुछ टिप्स सर मैंने फॉलो किए थे, जैसे कि मैं अगर मैं एग्जाम दे भी रही हूँ तो ऐसे एसी और फैन बंद करके देती थी, क्योंकि हॉल में कैसा रहेगा माहौल वो किसी को नहीं पता। हम्म डिस्टरबेंस बहुत रहता है, क्योंकि वो जो रहते हैं इन्विजिलेटर वो आके बात करते ही रहेंगे तुम्हारे साथ। ऐसे आप हमारे साथ बात करें या ना करें, वो आपस में बात करते रहेंगे, तो डिस्टरबेंस होता रहेगा। हम्म तो वैसे पापा मम्मी भी रूम में बात करते थे, और जब वीएमसी में भी देती थी तो सर लोग भी आके ऐसे बात करते थे, तो डिस्टरबेंस होता था पूरा। हम्म हम्म और थर्ड थिंग सर ये था कि हमारा 200 क्वेश्चन और 200 मिनट्स ही मिलेगा हमें। तो पर क्वेश्चन देखते तो 1 मिनट मिलेगा। तो हम्म। इसलिए बायो का सेक्शन जितनी जल्दी कंप्लीट कर सके, मैंने पहले बायो का सेक्शन किया था। तुम्हारे तो बेटा बायो अप्रोक्सीमेटली में कितना टाइम लगता था? बायो सर जब वीएमसी का टेस्ट देती थी थोड़ा 50 मिनट्स लग जाते थे, लेकिन फाइनल एग्जाम के दिन 40-45 मिनट्स में हो गया पूरा। कंपेरेटिवली पूरा इजी। बॉटनीज वाला जो हो गया था। हम्म हाँ, कंपैरेटिवली इजी था सर। और फिर मैं सेकंड केमिस्ट्री करती थी और थर्ड फिजिक्स। हम्म। तो फाइनल एग्जाम के दिन में मैंने वही किया था। और गुड। सर हाँ, वो जो सेक्शन, एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें ऑप्शंस मिलता है, तो उससे अटेम्प्ट करना पहला। अगर वो तुम अटेम्प्ट करो तो तुम मतलब वाइज है उसको वाइज है। पहले अटेम्प्ट करना। क्योंकि हम्म। सर 10 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे 15 में से, हमें ऑप्शंस मिलता है उधर। और True. अगर हम 15 भी कर ले, चारों सब्जेक्ट्स के, मतलब 10 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले, तो वैसे में हमारा 40 क्वेश्चन हो जाएगा हम्म। पहले। तो मैं पहले बायो का सारा सेक्शन बी करती थी, फिर केमिस्ट्री सेक्शन बी, फिर फिजिक्स सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए में मैं आती थी। और वैसे क्या था सर, और एक चीज होता है कि वो लोग तुम्हारा 30-25 मिनट वहां पे खा जाएंगे पूरा एग्जाम हॉल में। वो जो 20 मिनट क्योंकि एक्स्ट्रा वो देते हैं किसी काम का नहीं है। वो सर, हाँ सर, वो आएंगे हमारा वो थंब इम्प्रेशन लेने, फिर सिग्नेचर करने, वैसे पूरा चला जाएगा टाइम। और स्टार्टिंग में एक फॉर्मेट जो होता है मतलब ओएमआर फिलिंग का, तो हम्म। उसमें वो इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे, तो वहां पे भी तुम्हारा 10 मिनट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम्हारा 30 मिनट जाने वाला है, तो जितना टाइम बचा है उतने में तुम्हें पेपर देना, मतलब 2 घंटा 50 मिनट के आसपास। बेटा, मैं अगर आपको भी एक टाइम मशीन दूं और आप एक साल पहले जाओ, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में क्या हल्का सा ट्विक करोगे कि आप 720 आउट ऑफ 720 रख देते हैं? हल्का सा ट्विक क्या चेंज करोगे? 2%, 1%? क्योंकि तुम कर सर सकते पहला चीज ये था। हो। हाँ सर। सर पहला चीज तो ये था कि मैं सिली मिस्टेक बहुत करती थी, और फाइनल एग्जाम के दिन भी मेरा वही हुआ। मतलब फिजिक्स में 3 क्वेश्चंस गलत है और तीनों पूरा कैलकुलेशन एरर में गया है मेरा। हाँ, और बायो में भी वैसे 3 क्वेश्चन मेरा, बॉटनी में 3 क्वेश्चन गलत है, जुअलॉजी में फुल आया था। बॉटनी में जो 3 क्वेश्चन गलत है वो पूरा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया था, मुझे याद भी था, मैंने करेक्ट आंसर टिक किया था, लेकिन ओएमआर में मैंने गलत भर दिया है। दो हम्म। क्वेश्चन ऐसे गलत भर दिया, और एक क्वेश्चन डाउट था तो वो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, यानी आपको लगभग 710 से ऊपर का आता था हाँ सर, पेपर। वो आता था सर। पर एक क्वेश्चन छोड़ हाँ। के टेक्निकली आपको पूरा पेपर आता था।
ठीक है। यस सर। लेकिन बेटा मैं एक चीज जानता हूँ कि ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम होता है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होती है, वी ऑल आर ह्यूमन स्टिल। सर। हाँ, सिली मिस्टेक को प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि आपके जेई मेंस में भी 100 में से 100 आए थे ना फिजिक्स में। हाँ सर। तो शायद बच्चों को ये लगेगा कि दीदी दोनों जगह अच्छा की। बेटा देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि बच्चों को कई बार ये मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत होती है। बच्चों को 11वीं 12वीं में घर से दूर जाने का बड़ा मन होता है, वो फ्रीडम एक्सप्लॉइट करने के लिए। मैं तो साफ बोलता हूँ, फ्रीडम एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर घर में थोड़ा भी बड़ा स्पेस है, पढ़ने की जगह है, घर में थोड़ा भी एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, तो आई प्रेफर कि बच्चा घर पे रह के पढ़ाई करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता माँ बाप से अच्छा कोई एनवायरनमेंट होता है। तुम बेटा यस सर। अपने मम्मी पापा का क्या रोल रहा है पढ़ाई के दौरान? क्योंकि मैं आपके मम्मी पापा दोनों को जानता हूँ, दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन द टर्म्स ऑफ आपको पढ़ाने यस वाली। सर। तो एक बार उनका रोल बताओ बेटा, कैसा रहा? सर मम्मी पापा पूरा टाइम पूरा फोकस थे, मतलब उनका था कि बस नीट ही नीट है। मतलब मैं कोई भी स्टेप लेती थी तो उनका पहले आता था कि क्या ये तुम्हें हेल्प करेगा नीट में, पहले सोच लो, इफ इट इज नॉट हेल्पिंग देन बिल्कुल भी उसको पूरा छोड़ दो। इफ समथिंग इज डेट्रीमेंटल डोंट गो फॉर इट। पूरा पापा का ये पहला वर्ड था, ये जो लाइन था वो पापा का था कि इफ एनीथिंग इज डेट्रीमेंटल प्लीज डोंट गो फॉर इट। और वो मम्मी पापा दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मम्मी का पूरा मेरे खाने पीने का ध्यान, मेरा तबीयत का ध्यान सब मम्मी रखती थी। सिर्फ इतना करना होता था कि टेबल पे बैठो और पढ़ाई करो। मैं ऐसे अभी भी मैं टेबल पे बैठी हूँ। इस टेबल से मैंने सिर्फ दिन में अगर मैंने फिक्स कर लिया कि 8 से 10 घंटे बैठना है, मतलब मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। खाना हो पीना हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ही होगा मेरा। तो पेरेंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हॉस्टल तुम चले जाओ ना, इतना केयर नहीं मिलेगा तुम्हारा। आधा टाइम तो अपने आप को संभालने में वेस्ट हो जाएगा। हाँ, 4 महीने चले जाएगा। बेटा पता यस सर। है और सर मोटिवेशन भी एक रहता है ना, तो वो सिर्फ टीचर्स, मतलब अच्छे टीचर्स और पेरेंट्स ही दे सकते हैं, जो कि मुझे वीएमसी से और मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छे से मिला। सर आप भी कभी कभार ऐसे कम भी आ जाए ना तो आप मोटिवेट किया करते थे, जो कि बाहर के टीचर्स तो नहीं करेंगे इतना। सेल्फ मोटिवेशन कोई नहीं देता। बेटा देखो, पता है कि टीचर्स और माँ बाप ना सिर्फ बेस्ट इंटेंशन रखते हैं, मुझे इतना पता है। तो जो भी घर पे एनवायरनमेंट मिल सकता है ना, वो मेरे ख्याल से उसका 2% बाहर नहीं मिल सकता। अगर माँ बाप को थोड़ा भी समझ आता है कि पढ़ाई यस क्या सर। होती है, कैसे होती है, थोड़ा भी मतलब उनको आइडिया है कि क्या चल रहा है, तो मैंने देखा है माँ बाप का रोल सबसे क्रिटिकल आ जाता है। मैं तो पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अगर बच्चा आपके साथ रह के नहीं निकाल पा रहा है तो बाहर से निकाल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। वो यस वहां सर। पे आधी चीजें अपनी टाइम पास करेगा, उसके लिए उसको एक कप चाय या कॉफी भी लेनी है तो उसके लिए 1 घंटे का काम हो जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर से आएगा, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करेगा। और जित देखो, यस सर। हर साल 11 नवंबर में बच्चा परेशान होता है कि जो स्टार्टिंग से वो मतलब चीजें चल रही थी कॉन्सोलिडेट नहीं कर पाता है। लेकिन 12 नवंबर के हाँ बाद सर। उसको कॉन्फिडेंस आता है कि जो लगे रहता है, जो लगे हम्म। रहता है उसको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जितना मैंने रायता फैलाया था कुछ कुछ तो इकट्ठा हो रहा है, जब वो मॉक देना शुरू कर देता है। तो ट्वेल्थ यस नवंबर सर। के बाद फिर से मतलब एस्केलेशन आता है, और उससे 11 नवंबर में एक डिप आता है, बच्चे को लगता है यार सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो एक हाँ फेज है, हाँ सर। हर साल आता है, और बच्चे करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उस समय टीचर और माँ बाप का रोल काफी बढ़ जाता है, जो बच्चों को समझाएं कि इट्स नॉर्मल की चीजें थोड़ी डिप होंगी 11th के एंड तक। बेटा यस। मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे तुम फिजिक्स वाइज स्ट्रेटेजी, बच्चे देखो नीट में फिजिक्स वाइज थोड़ा परेशान रहते हैं ओवरऑल। पता नहीं सर। शायद यहाँ पे कम रहते हैं, लेकिन फिजिक्स वाइज पूरी इंडिया में नीट वाइज परेशान रहते हैं बच्चे। तो तुमने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? जैसे एक फॉर्मूला लिस्ट होती है, ठीक है, हाँ सर। एनसीईआरटी वाइज रीडिंग रहती है। तो तुम बताओ कि तुम्हारी फॉर्मूला लिस्ट कब तक तैयार हो गई थी पूरी, सारे चैप्टर्स की? सर हाँ सर। सर 11th में एक्चुअली मैंने फिजिक्स का एनसीईआरटी थोड़ा नेगलेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर 12th में रियलाइज हुआ कि नहीं, एनसीईआरटी का लाइन भी आ रहा है, फिजिक्स का लाइंस भी आ रहे हैं पूरा डायरेक्ट एग्जाम हम्म में। तो फिर 12th में मैंने पूरा 11th और 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स का पढ़ लिया था, हम्म हम्म ताकि मतलब एटलीस्ट जो मिनिमम पॉइंट्स है उतना मुझे आए। हम्म हम्म और थोड़ा थोड़ा अंदर का नहीं पढ़ा था, लेकिन अच्छे से फिर भी पढ़ लिया था एक बार। एक बार तो पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिस्ट 11th से ही बनाना शुरू कर दिया था, तो 11th का 11th में हो गया था। और 12th का बाय दिसंबर नवंबर तक हो गया था, हम्म। नवंबर लास्ट तक हो गया था। क्योंकि जेई आने वाला था जनवरी में, तो फॉर्मूला लिस्ट वैसे भी हेल्प करता है जेई के लिए। और सर बेटा मेरा नीट और जेई के लिए सेम फॉर्मूला लिस्ट था। बेटा आप लोग को मैंने जब जेई के लिए पुश किया था, तो कई लोग मुझे भी बोल रहे थे कि ये चीज़ गलत है, पर मुझे पता है कि जब बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ रहा है और जेई मेंस भी सेम फॉर्मेट में है, तो उसको अच्छे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप क्या रिग्रेट यस करते सर। हैं जेई का पेपर देने को, कि आपको अच्छा लगा?
नहीं सर। सर मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को नीट के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैं जेई का, मैं पूरे दिसंबर महीने में एक भी मैंने जेई का पेपर मिस नहीं किया। सारा जेई का पेपर मॉक मैंने दिया था बीएमसी का। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मतलब जब जेई आया ना, मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार पेपर पूरा तो सेम ही आ गया है, मतलब इससे कुछ डिफरेंस ही नहीं है। क्वेश्चन सर ऐसे हल्का तो चेंज रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सेम था। और वही सर नीट में बहुत हेल्प किया, क्योंकि जेई का मतलब एक क्वेश्चन में 3-4 स्टेप होते हैं। नीट में वही सेम क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाता है। तो फिर अगर तुम 3-4 स्टेप करके गए तो एक स्टेप तो तुम इजीली कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और सर फास्ट कैलकुलेशन जेई से ही सीखा था, क्योंकि जेई में एक क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम मिलता है, लेकिन नीट में कम मिलता है। तो अगर यहाँ पे तुम कैलकुलेशन फास्ट कर दोगे तो वहां पे तुम्हारा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रू बेटा। बेटा, अगर आप अपनी तैयारी को ना, टीचर्स की कोई लाइन जो तुम्हें याद हो कोट फॉर्म में, जो मतलब तुम्हें समझ आती है कि एक सिंगल कोट में तुम अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करोगी, तो कैसे कोई कोट या तुम्हें कोई लाइन समझ आई किसी भी टीचर की कैसे भी, तो बताओ मुझे, कि जो बच्चों को भी इंस्पायर करे। सर आपका तो लाइन ये याद है कि आप पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करने बोलते थे। और सेकंड ये था कि ऐसा आप बोलते थे कि मेहनत करो और फिर जो फल होगा वो हम बाद में देख लेंगे। बेटा क्योंकि सही अगर है। मेहनत तुम ठीक ठीक लाइन पे किया हो ना, तो भगवान तुम्हें कैसे भी करके हेल्प करेंगे ही करेंगे उधर। हमेशा बेटा वो तो रिटर्न आता ही आता है। और यस बेटा सर। क्या कहते हैं कि जैसे अभी आपका यूजी निकला, पर तुमने यहाँ से भी कल्चर देखा हुआ है, बच्चे जो मतलब ट्वेल्थ में करते हैं, कई बार वो उससे अच्छा वीएमसी अंगुल के बच्चे ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में उससे भी अच्छा करते हैं, जो हम तुम शायद अपने सीनियर्स को देख ही रही होगी। तो तुम्हारा क्या यस प्लान सर। है यस बेटा, इसके बाद क्या करोगी? यूजी फोड़ दिया, अब क्या इरादा है, नेक्स्ट क्या करोगी? सर अभी तो फिलहाल अभी मुझे 4 इयर्स पूरा पढ़ना है, फिर 4th ईयर पे हमारा फाइनल एग्जाम होगा। तो 4 इयर्स के बाद हमारा ये प्लान है कि स्टार्टिंग ईयर से ही मुझे अच्छे से पढ़ना है, ताकि एक साल का बैकलॉग ना लग जाए। और फिर क्योंकि हम्म। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सब मतलब 4 साल का पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बुक्स अभी मैं देख रही हूँ ना, तो सारा बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसलिए यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि फर्स्ट ईयर से ही जितना पढ़ाई फर्स्ट ईयर में, उतना फर्स्ट ईयर में ही खत्म करना है। ताकि और अगर हो सकता है तो सेकेंड ईयर का भी थोड़ा फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना है, ताकि लास्ट में जाके मुश्किल ना हो और एक ही बार में नीट पीजी निकल जाए। बेटा देखो, मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ईमानदारी से बोलता हूँ कि वो 5 घंटे पढ़ाई करें और 3-4 घंटे मस्ती कर लें। मेडिकल वालों को मैं उल्टा बोलता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप मेडिकल करने जा रहे हो तो आप 7 घंटे अभी भी पढ़ाई करो और 2 घंटे ब्रेक यस लेना या मस्ती करना। क्योंकि अगर लाइफ मोनोटोनस हो सर। गई ना, तो आप पर्पस लूज कर दोगे। और यस सर। पूरी जर्नी में ना, थोड़ा सा ना अपनी फैमिली को लेके ना, थोड़ा सा वैसे ही फील करने से घर पे थे, फॉर एग्जाम्पल हमेशा वीडियो कॉल करो उनको, ऑडियो कॉल मत करो। हमेशा 5 मिनट के लिए यस वीडियो सर। कॉल करो, उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। तब आपको वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग कम आएगी, घर छोड़ के जा रही होम सिकनेस कम आएगी। तुमको ऐसा लगेगा फैमिली इज ऑलवेज विथ यू, हमेशा। हम लोग के टाइम में हम लोग कई बार मम्मी पापा की फोटो रख लेते थे पर्स में। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हमेशा रहती हैं जो तुम्हें ह्यूमन बना के रखती हैं। तो वो चीजें तुम्हारे तो रहनी चाहिए। तुम रोबोट नहीं, यू आर नॉट मशीन की, यू आर जस्ट मेंट टू क्रैक एग्जाम्स। आप अपने यस राइट सर। पर्पस पे रहो। और हाँ बेटा, थोड़ा सा ही लाइफ को एंजॉय करते रहना, बट वही रेशियो याद रखना कि आपको 7 या 8 घंटा पढ़ना है, फिर 2 घंटे मस्ती करना है। फिर आपकी कॉलेज लाइफ भी अच्छी जाएगी। और बेटा, अगर तुम यस जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहो तो क्या देना चाहोगी, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है जूनियर्स के लिए? अगर कोई लाइन बोलना चाहोगी तो क्या, मतलब अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो तुम उसे क्या गाइड करोगी, अभी जो तुम्हारे जूनियर्स हैं? सर अभी तक मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अभी तक अगर तुम्हारे मार्क्स में बूस्ट अप नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी आएगा धीरे धीरे। अभी तुम कंपाइल अप करे सब मतलब कंपाइल होके हुआ है सब। अभी तुम सब समेटना शुरू करोगे तो एक साथ सब जब आ जाएगा तो मार्क्स तुम्हारे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। लेकिन वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है और एनसीईआरटी पे फुल फोकस देना है, क्योंकि बायो का क्वेश्चन कभी, बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई भी हो, तीनों का क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आता। फिजिक्स का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री और मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो इतना तुम पहले अपने हाथ में कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़ सकते हो, लेकिन इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना करोगे तो 690 प्लस 700 तो मिनिमम आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 मार्क्स तो देख लेंगे बाद में। सही है बेटा। मैं बच्चों से बोलता हूँ कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो पहले बायो में फुल नंबर लाओ, फिर सोचो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। अब जब तक हाँ बायो सर, में बायो में फुल आ गया तो फुल नहीं आ रहे कॉन्फिडेंस आ आप जाएगा नीट एक। की तैयारी नहीं कर रहे हो। यस बेटा सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से बच्चों को काफ़ी फायदा होगा।
और मैं तुमको बस यही सलाह दूंगा कि हो सके ना तो अपने अंदर का बच्चा जगाए रखना, क्योंकि अगर आप बच्चे रहते हो ना तो आप दुनियादारी में नहीं पढ़ते हो बेटा। और आई यस होप सर, यस। तुमको, जैसे मैं इन लोगों को बोलता हूँ, तुम्हें विद्यार्थी के 5 लक्षण जो बचपन में बताए गए थे, क्या तुम्हें याद है बेटा? संस्कृत में नहीं थे। सर। चलो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आप उसे याद रखना एमबीबीएस के दौरान, मतलब अपनी पूरी जर्नी के दौरान। और ये जस्ट बिगिनिंग है बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है एक चीज मैं अच्छा सर, बता। सर मुझे याद है सर। बताओ। वो बोलते थे ना, काका स्नानो बकोध्यानो अरे स्वानो निद्रा, नहीं, ये वो सब बोलते थे ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें वो काका चेष्टा होता है, वो उसको घुमा देते हैं हम लोग के पेरेंट्स उसको। सर आप संस्कृत में बोल रहे हैं, मैं उड़िया में बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे वो पेरेंट्स ना, वैसे बच्चे नहाते नहीं है तो उनको बोलते हैं काका स्नानन, ऐसा नहीं। वो काक चेष्टा होती है, जो बचपन में स्टोरी सुनी है कि एक मटके में नीचे पानी होता है, एक पत्थर, कौवा आता है पत्थर डालता है और पानी ऊपर आ हाँ सर, जाता है। हाँ सर, सुना है। तो वो काक चेष्टा है कि यस लाइक सर। तब तक एफर्ट डालते रहो जब तक अपना काम ना हो जाए। दैट काक चेष्टा हाँ मतलब सर, हाँ सर। एफर्ट्स। फिर दूसरा था बको हम्म। ध्यानम। बको ध्यानम मतलब वो एक होता है ना जो बर्ड फिश खाती है 2 घंटे तक एक पे फिश, रहती हाँ। है। तो फोकस के बारे में, फोकस। फोकस के बारे में कि आपका फोकस वैसा होना चाहिए कि 2 ढाई घंटे तक जब तक तुम्हें चीज समझ ना आ जाए तुम एक टांग पे रहोगे। एक टांग पे रहोगे मतलब कि पूरा अटेंटिव रहोगे। और तीसरा था बेटा स्वान निद्रा। स्वान निद्रा इज लाइक कि जब तक हम बेटा संस्कृत थोड़ा कूल लैंग्वेज है, तो उसमें जो हम आज डॉग्स कहते हैं, स्वान कहते हैं संस्कृत में। तो स्वान निद्रा इज लाइक कि एक स्टूडेंट को अपनी नींद से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। अगर 5 बजे का अलार्म उसने लगाया है तो 5 5 5 10 पे उसको पढ़ने बैठ जाना चाहिए या उठ जाना जाना चाहिए, चाहिए। यस सर। तीसरा स्वान निद्रा थी। हम्म। पहला था काकचेष्टा, फिर बको ध्यानम, फिर स्वान निद्रा, फिर चौथा था गृह त्यागी, जिसका बच्चों को मतलब नहीं पता रहता है। हम्म। गृह त्यागी का मतलब घर छोड़ के जाना नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक वर्ल्डली अफेयर से, हाँ, वर्ल्डली अफेयर से उनको मतलब नहीं अब होता। दूर रहना होता है। यस सर। मतलब मौसी का फोन आया मम्मी को तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि क्या बातें हो रही हैं, उसका मतलब ये होता है। यस सर। अगर फलस्तीन इसराइल में वॉर चल रही है तो स्टूडेंट को नहीं जाननी चाहिए कि लाइफ में वहां पे क्या चल रहा हम्म। है। मतलब समझना, स्टूडेंट बने रहना। मतलब गृह त्याग मतलब पूरे वर्ल्डली अफेयर से, क्योंकि पुराने जमाने में हम वो पूरे वर्ल्ड को अपना वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, मतलब पूरा वर्ल्ड ही हमारा घर है। तो गृह त्यागी मतलब वो यस सर। इमोशनली डिटैचमेंट की तरफ बात हो रही है कि स्टूडेंट को सिर्फ ऑन पर्पज रहना चाहिए। और बेटा यस सर। पांचवा था तुम्हारा अल्पहारी, कि एक स्टूडेंट को। अल्पाहारी। अब बेटा ये वाले में थोड़ा सा मैं विल पावर से काम चला देता हूँ। यस सर। अल्पाहारी मतलब कम खाने से थोड़ा सा एक वो रहता है कि आप जल्दी उठ सकते हो कुछ है। तो सबकी स्ट्रेटजी हाँ, रहती है, यहाँ पे मैं हैवी थोड़ा नहीं सा, लगता सर। हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा अपने लिए ट्विक करता हूँ। तो मैं लेकिन जन जो पुराने लोगों ने कहा है वो सही कहा होगा कि अल्पाहार करने से यस बॉडी का सर। फोकस ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये 5 रहते हैं बेटा चीजें। तुम प्लीज एमबीबीएस में से फॉलो करना, और प्लीज गृह त्यागी का मतलब समझ के करना, ठीक है? और बेटा यस ऑल द सर, बेस्ट। यस। मेरे ख्याल से बच्चों को काफी वो सिंप्लिसिटी का मैसेज थैंक यू मिलेगा। सर। हाँ ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखो और टेक केयर बेटा, हम लोग मिलते रहेंगे। चलो बेटा मैं मीटिंग यस क्लोज सर। करता हूँ। और तुम बेटा प्लीज यस अपनी सर। तैयारी करना, कॉलेज में पढ़ना है जाके, ठीक है? 7 आवर्स मिनिमम पर डे, ठीक है? और इंजॉय भी यस करना। सर। यस। बाय बेटा, यस सर। टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।